So, wear mask, keep social distancing, wash your hand, use sanitizer, hand gloves, and stay at home, stay safe. So, in my previous class, I have asked you two questions. Okay. So, the first question was the balloon is filled with hydrogen. A balloon is filled with हाइड्रोजन. हाइड्रोजन क्या होता है? ये गैस है. तो पहला क्लू है ये एक गैस है. ओके. सो ए बैलून इज फील्ड विथ हाइड्रोजन एट रूम टेम्परेचर. रूम टेम्परेचर का मतलब क्या होता है? यहाँ पर एक कांस्टेंट टेम्परेचर होता है. रूम टेम्परेचर का मतलब यहाँ पर टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट आ गया. टेम्परेचर हियर टेम्परेचर इज कांस्टेंट. Okay, so it will burst if the pressure exceeds 0.2 bar. Okay, तो प्रेशर 0.2 बार से ज्यादा नहीं होना चाहिए. If at 1 bar the pressure at 1 bar pressure the gas occupies 2.27 liter. Okay, so पहला कंडीशन क्या दिया हम मैंने मुझको at 1 bar pressure. So suppose P1, तो suppose here P1 इनिशियल प्रेशर कितना था? 1 बार. ओके. मैं पहले इसको लिख लेता हूं. यहाँ पर क्या मुझको गिवन है? ओके. सो गिवन क्या है? गिवन है कि इनिशियल प्रेशर जो होता है मेरा 1 बार दे रखा है यहाँ पर 1 बार. एंड एट दैट 1 बार प्रेशर द वॉल्यूम विल बी 2.27 लीटर. So that means V1 is equal to 2.27 liter. So you have to find the P1 and V1, P2 and V2. Okay. So कितना प्रेशर में वो बर्स्ट करेगा? 0.2 बार का प्रेशर में. सो P2 will be equal to 0.2. So what is the volume? What is the volume when the pressure will be 0.2 बार? मुझको ये बस निकालना है. सो V2 यहाँ पर कितना होगा? ओके. सो V2 को कैसे निकालें? सो आपको मालूम है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2. किस कंडीशन पर? जब टेम्परेचर होता है कांस्टेंट. सो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, सो एट कांस्टेंट टेम्परेचर एट कांस्टेंट टेम्परेचर P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2. तो मुझको P1 का वैल्यू मालूम है, V1 का वैल्यू मालूम है, P2 का भी वैल्यू मालूम है. हमको निकलना है क्या? V2 का. सो V2 विल बी इक्वल टू कितना होगा? P1 V1 बाई P2. हाँ या नहीं? अरे हाँ या नहीं? हाँ सर. हाँ सर. ओके. सो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? तो चलो निकालते हैं V2 का वैल्यू कितना होगा. सो V2 की कितना आ जाएगा यहाँ पर? P1, दिस इज द वैल्यू ऑफ P1 1 देयर, दिस इज V1 का वैल्यू डिवाइडेड बाई P2 का वैल्यू. सो इसको सॉल्व करें तो कितना आएगा? 11.35 लीटर. इतना. ओके. सो तो क्वेश्चन यहाँ पर खत्म नहीं हो रहा. क्वेश्चन क्या पूछा गया मुझको? ए वॉल्यूम विल फिल तो व्हाट इट विल बर्स्ट इफ द प्रेशर एक्सीड्स इतना. ओके. से कुछ अप टू व्हाट वॉल्यूम, अप टू व्हाट वॉल्यूम इट कैन बी एक्सपेंडेड. सो यहाँ अगर यहाँ पर वॉल्यूम का इंक्रीज हो रहा है तो प्रेशर का डिक्रीज होगा. सो इतने कम प्रेशर पे इतना, अगर इतना प्रेशर 0.2 पे प्रेशर आ जाएगा तो बलून बर्स्ट कर जाएगा. तो इसीलिए उसका वॉल्यूम कितना होना चाहिए? 11.35 से कम होना चाहिए. उसका वॉल्यूम शुड बी लेस देन द V2 शुड बी. अगर उसका वॉल्यूम क्या होगा? जो गैस का वॉल्यूम, द अप टू व्हाट वॉल्यूम the gas can be expanded up to 11.35. that means it will be less than 11.35. क्या ये बात आपको समझ में आ गया? Yes sir. Okay. Sir, please repeat. Okay, I will repeat it again. So यहाँ पर आपको P1 V1 दे रखा है. Okay. So यहाँ पर आपका P1 है यहाँ पर 1, V1 आपको दे रखा है 2.27, P2 के P2 दे रखा है 0.2 बार, V2 आपको पूछा गया है. सो V2 का वैल्यू ऐसे निकाल सकते हैं. यू नो दैट P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2. सो दैट इम्प्लाइज V2 विल बी
P1 V1 बाई P2। सो ये P1 का वैल्यू, ये V1 का वैल्यू, ये P2 का वैल्यू। सो इतना आएगा, इसको सॉल्व करते हैं। ओके, सो यहाँ पर क्वेश्चन आपको दे रखा है कि अप टू व्हाट वॉल्यूम, अप टू व्हाट वॉल्यूम, अप टू व्हाट वॉल्यूम द गैस कैन बी एक्सपेंडेड। तो अप टू इतना वॉल्यूम, अप टू 11.35 द गैस कैन बी एक्सपेंडेड। इफ द प्रेशर विल डिक्रीज मोर, 0.2 से अगर और नीचे आएगा तो वॉल्यूम ज्यादा होगा, दैट मीन्स द बलून विल बी बर्स्ट। ओके, तो वहां पर अगर बैलून बस्ट हो गया तो उसको मेरा मेरा वॉल्यूम का कोई भी मेरा वॉल्यूम का सिग्निफिकेंस नहीं रहेगा यहाँ पर। ओके, सो कंटेनर, अगर कंटेनर ही नहीं रहा तो गैस का वॉल्यूम कैसे मेजर करूं? अरे हाँ या नहीं? तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि अप टू व्हाट वॉल्यूम द गैस कैन बी एक्सपांड। Okay, up to 11.35 liter the gas can be expanded. So the volume of the gas inside the balloon should be less than 11.35. उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। Okay? Yes, sir. Okay. So Yes, my sir. answer will be this. So since the balloon burst at 0.2 bar pressure, the volume of the balloon should be less than इतना। Okay? So this is the answer. क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? Yes, sir. ओके, सो सेकंड क्वेश्चन क्या था ये वाला? द वॉल्यूम ऑफ सर्टेन मास ऑफ गैस इज 0.6 डेसीमीटर क्यूब एट ए प्रेशर ऑफ 95.76 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द गैस इफ द प्रेशर इज चेंज टू 147.88 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एट सेम टेम्परेचर। यहाँ पर टेम्परेचर का कांस्टेंट है, यहाँ पर सेम टेम्परेचर का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ। ओके, तो अगर यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो उसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर सेम टेम्परेचर का मतलब बॉयल्स लॉ। सो P1 V1 विल बी इक्वल टू P2 V2। ओके, तो मुझे क्या दे रखा है, मैंने सिर्फ लिखना है यहाँ पर। मुझको क्या दे रखा है? P1 का वैल्यू दे रखा है कितना? 95.76। ये हमारा आ गया P1 का वैल्यू। ओके, P2 का वैल्यू कितना हुआ? सो द प्रेशर इज चेंज टू P1, यहाँ से यहाँ तक इतना था, इतना हुआ। अरे हाँ या नहीं? सो P2 का वैल्यू कितना आएगा? 147.88। सो P1 के टाइम में V1 कितना था? वॉल्यूम कितना था? इतना। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V1? V1 is 0.6 decimeter cube। Okay, so I have to Yes, sir. find V2। so V2 कितना आएगा? तो फॉर्मूला क्या है? P1 at constant temperature। ये कहां पर होगा? at constant temperature। so P1 V1 is equal to P2 V2। अरे हाँ या नहीं? so अगर P1 V1 is equal to P2 V2, then P1 V1 is equal, हमको निकलना है क्या? V2 को कैलकुलेट करना है। V2 कितना है हमको मालूम करना है। सो V2 विल बी इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर? V2 विल बी इक्वल टू P1 V1 बाई P2। सो V2 विल बी इक्वल टू P1 V1 बाई P2। सो कितना आएगा? Yes, sir. 95.76 इंटू V1 का वैल्यू कितना आया? 0.6 0.6 dm cube. बाई 95 140. सॉरी 95. 147.88। 147.88 kilo. ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे तो किलोमीटर। आंसर हमारा आ जाएगा। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर क्लू पॉइंट क्या है? सेम टेम्परेचर। ओके, सो इसलिए मैंने बॉयल्स लॉ का अप्लाई किया। सो क्यों आंसर कितना आएगा? इसको सॉल्व करो तो क्या आपका ये आंसर आ गया? क्या आपने सॉल्व किए थे घर में? आंसर इतना आया था या नहीं? बच्चों बात समझ में आ गया या सर नहीं? रॉन्ग आ गया था, रॉन्ग आ गया था। ओके, कैलकुलेशन में कोई एरर होगा शायद, चेक कर लेना फिर से। ओके, यस सर। तो क्या आपने ये फॉर्मूला सही लगाया था या नहीं? ये वाला इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला अगर सही है तो आप करेक्ट है। ओके, कैलकुलेशन में थोड़ा गड़बड़ी होता है तो इसको हम अपने तरीके से हैंडल करेंगे। ओके, सो ये फॉर्मूला हमको समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये फॉर्मूला कब लगाना है, कैसे लगाना है, ये समझ में आना चाहिए। क्या ये बात आपको समझ में आ गया? Yes, sir. यस सर। अगर ये बात समझ आ Yes, गई sir. तो मैं क्लास 4 स्टार्ट कर रहा हूँ मेरा चार्ल्स लॉ का। ओके, सो
आज हम पढ़ने वाले हैं चार्ल्स लॉ। सो चार्ल्स ने क्या किया, तो बॉयल्स, अगेन आई एम रिपीटिंग दैट कॉन्सेप्ट। सो टेम्परेचर, प्रेशर, नंबर ऑफ मोल्स एंड वॉल्यूम। ओके, सो यहाँ पर एक फिक्स्ड मास का गैस ले लिया, फिक्स्ड मास ऑफ गैस मैंने ले लिया। ओके, सो फिक्स्ड मास ऑफ गैस का मतलब क्या हुआ, एन तो मेरा आ गया कांस्टेंट। ओके, सो इसके साथ साथ मैंने प्रेशर को भी कांस्टेंट ले लिया। किसको कांस्टेंट ले लिया, प्रेशर को भी कांस्टेंट ले लिया। तो यहाँ पर जब मैंने टेम्परेचर को थोड़ा राइज किया तो वॉल्यूम के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, तो अगर टेम्परेचर को मैंने थोड़ा डिक्रीज किया तो वॉल्यूम पर क्या इफेक्ट होगा। ओके, सो व्हाट इज द रोल ऑफ द टेम्परेचर on volume when the number of moles and the pressure of a system remains constant, okay, if the system is a gaseous system। so ये वाला जो एक्सपेरिमेंट किया गया था, इसको चार्ल्स ने परफॉर्म किया था, और क्या हुआ था वहां पर मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। ओके, so just go for the animation। after that you will say, I will not say single word, you have to say that what you are finding here। ओके, सपोज दिस इज ए कंटेनर, ये क्या है, ये कंटेनर सिलेंडर है। ओके, तो यहाँ पर यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई भी वेट नहीं है। ये जो प्रेशर यहाँ पर है, ये तो प्रेशर पी वाला प्रेशर है, ये तो फिक्स्ड प्रेशर है। ओके, कोई भी फिक्स्ड अमाउंट प्रेशर है, और ये जो सिस्टम आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये एक मूवेबल पिस्टन है, ये ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है। ओके, ये एक मूवेबल पिस्टन है। ओके, अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो नीचे आएगा, प्रेशर कम होगा तो ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर प्रेशर को मैंने, पिस्टन के ऊपर वाला प्रेशर को मैंने फिक्स कर दिया। ओके, तो नीचे से थोड़ा टेम्परेचर, थोड़ा हीट किया उसको। ओके, तो अगर थोड़ा हीट किया तो क्या हुआ यहाँ पर, तो गैस मॉलिक्यूल के बीच में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा। अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा तो गैस मॉलिक्यूल ये वाला पिस्टन को ऊपर धक्का मारेगा या नहीं। यस सर, धक्का मारेगा। अगर ऊपर धक्का मारेगा तो वॉल्यूम का एक्सपांड होगा या डिक्रीज होगा, कंप्रेशन होगा, वॉल्यूम एक्सपांड होगा या कंप्रेशन होगा। सर एक्सपांड होगा। वॉल्यूम एक्सपांड हो रहा है, तो आपको दिख रहा है वॉल्यूम Yes, sir. एक्सपांड हो रहा है यहाँ पर। सो व्हेनेवर द प्रेशर टेम्परेचर इंक्रीजेस एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, एट द कांस्टेंट प्रेशर, सो एट कांस्टेंट प्रेशर क्या हो रहा है, whether the increase in the temperature that implies that the volume always increases। that means whenever the temperature increases at constant pressure, the volume of the gas also increases। okay, क्या ये बात आपको समझ में आ गया। यस सर। Yes, sir. सो यहाँ पर वॉल्यूम था V1, तो यहाँ पर वॉल्यूम हो गया V2। ओके, तो यहाँ पर प्रेशर था P1, यहाँ पर प्रेशर हो गया P2। यहाँ पर टेम्परेचर था T1, यहाँ पर टेम्परेचर हो गया T2। तो कौन सा चीज रॉन्ग है यहाँ पर, Sir, volume 1 not equal to volume 2. Sir, C. कौन सा चीज यहाँ पर इनकरेक्ट है, A. व्हिच इज इनकरेक्ट, A. सर ए वाला। क्यों, तो क्योंकि यहाँ पर प्रेशर तो कांस्टेंट है, प्रेशर का वेरिएशन नहीं हो रहा है यहाँ पर। सो P हियर P1 इज इक्वल टू P2। ओके, सो P1 P2 कोई अलग चीज नहीं है, P1 इज इक्वल टू P2। सो ये वाला रॉन्ग आंसर हुआ। ओके, यस सर। सो मैथमेटिकली क्या मैं ये लिख सकता हूँ आपके सामने। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर अगर प्रेशर का थोड़ा इंक्रीज हो रहा है तो सॉरी, प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर में अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है, अगर टेम्परेचर कम हो रहा है तो वॉल्यूम भी हमारा कम हो रहा है। ओके, सो क्या मैं अगर टेम्परेचर को इंक्रीज होने से वॉल्यूम का इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर का डिक्रीज होने से वॉल्यूम भी डिक्रीज हो रहा है। सो क्या मैं लिख सकता हूँ, सो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। क्या इस रिलेशन को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, V प्रोपोर्शनल टू T। अगर V का वैल्यू इंक्रीज होगा तो T का वैल्यू भी इंक्रीज होगा, अगर T का वैल्यू डिक्रीज होगा तो V का वैल्यू भी Yes, डिक्रीज sir. होगा। तो Yes, इसको sir, हम yes, sir. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप कहते हैं। ओके, सो दिस ओनली हैपेंस एट द कांस्टेंट प्रेशर। अगर प्रेशर कांस्टेंट नहीं होगा तो ये वैल्यू कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। ओके, ठीक है।
So he Yes, is sir. the Alexander Charles who explained the Charles law. So according to Alexander Charles, at constant pressure, the volume of a given mass of a gas is directly proportional to the absolute temperature. यहाँ पर एक टर्म लिखा हुआ है absolute temperature. So absolute temperature का मतलब क्या हुआ? मैंने पहले क्लास में बोला था, दूसरे क्लास में मैंने बोला था absolute temperature का absolute temperature बोले तो क्या? तो टेम्परेचर इन केल्विन स्केल. ओके, याद रखो बच्चों, टेम्परेचर इन केल्विन स्केल. ओके, अगर टेम्परेचर को केल्विन स्केल में कन्वर्ट करके लें तो इसको हम कहेंगे एब्सोल्यूट टेम्परेचर. ओके, याद रहेगा या नहीं? सो Yes. at constant pressure, अगर when the press, that means when the pressure remains constant, the volume of a given mass, that means a particular mass, the volume of a particular mass of a gas is directly proportional to the absolute temperature. So that means volume is directly proportional to temperature. So उसका मतलब क्या हुआ? Volume directly proportional temperature का मतलब क्या हुआ? So V is equal to some constant into T, where K is the proportionality constant. K क्या हुआ यहाँ पर? Constant. अरे हाँ या नहीं? तो proportionality constant. Yes, sir. Okay, so यहाँ पर that means V by T will be equal to K. हाँ या नहीं? तो यहाँ पर T अगर इस तरफ आ गया तो V से V पर डिवाइड हो जाएगा, V by T हो जाएगा. So V by T will be equal to K. K तो कांस्टेंट है. So hence अगर V by T कांस्टेंट हुआ तो उसका मतलब क्या हुआ? V1 by T1 will be equal to V2 by T2. अरे हाँ या नहीं? PV is equal to कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ था? P1 V1 is equal to P2 V2. Similarly V by T is equal to कांस्टेंट का मतलब क्या होगा? So V1 by T1 should be equal to V2 by T2. Okay, is it the same? It is the similar thing. Yes, sir. If you can't understand, then I will make you understand. Okay, मैं आपको समझा सकता हूँ क्या आप, लेकिन क्या आप ये समझते हैं या नहीं? और फिर से समझाऊं आपको. सर फिर से. ओके, तो सपोज मेरा वॉल्यूम ले लीजिए, वॉल्यूम था 1100, टेम्परेचर भी था 100. ओके, सो ये था हमारा V1, ये था हमारा T1. सो V1 by T1 का वैल्यू कितना आएगा? 100 by 100. Yes, That sir. means 1. अरे हाँ या नहीं? Yes, sir. अगर V1 का Yes, sir. अगर टेम्परेचर T1 अगर T2 टेम्परेचर 2 टाइम्स इंक्रीज हुआ तो V2 भी 2 टाइम्स इंक्रीज होगा. दैट मींस V2 by T2 कितना आ जाएगा यहाँ पर? फिर से 200 by 200. 1 या नहीं? 1. Yes, sir. Okay, so whatever may be the volume change or what the change in temperature occurs according to. Okay, तो accordingly टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, तो वॉल्यूम के हिसाब से टेम्परेचर चेंज हो रहा है. ओके, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा V1 by T1 is equal to V2 by T2. 1 is equal to 1 या नहीं? तो उसका मतलब क्या हुआ? V2 by T2 will be equal to V1 by T1. So V by T is equal to constant का मतलब क्या हुआ? So V का कोई भी वैल्यू ले लो तो उसी हिसाब से T का वैल्यू चेंज हो जाएगा. ओके, अगर B का वैल्यू जिस हिसाब से चेंज होगा और T का वैल्यू उसी हिसाब से चेंज होगा तो V by T का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट आएगा. उसका मतलब है V1 by T1 is equal to V2 by T2 is equal to V3 by T3 and it will go on. ओके, Yes, sir. Yes, sir. क्या ये बात आपको समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो तो पहले इसको समझो. सो इमेजिन ए हाइड्रोजन गैस in a closed container. Okay, so here at a particular in this container, okay, in this container at a particular pressure, okay, here is hydrogen gas. Okay, so यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर थोड़ा टेम्परेचर, यहाँ पर टेम्परेचर था 0 डिग्री. तो टेम्परेचर कितना था? यहाँ पर टेम्परेचर था 0 डिग्री का. ओके, तो 0 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पर था. अगर टेम्परेचर को मैंने 1 डिग्री राइज किया तो कितना टेम्परेचर? 0 से कितना लिया मैंने? 1 डिग्री. 0 डिग्री से टेम्परेचर को बढ़ाया गया 1 डिग्री. सो इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री. सो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? पहला सवाल. अगर टेम्परेचर 0 से 1 तक जाता है तो वॉल्यूम का वैल्यू क्या होगा? इंक्रीज होगा या डिक्रीज? इंक्रीज होगा क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है. अगर टेम्परेचर का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम का वैल्यू भी इंक्रीज होगा. सो वॉल्यूम थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा. अरे हाँ या नहीं? सो माय क्वेश्चन इज, here the volume definitely increases, but what is the increase in the volume?
यहाँ पर तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, बट माय क्वेश्चन इज व्हाट इज द इंक्रीज इन वॉल्यूम। या यहाँ पर जो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ था, कितना इंक्रीज हुआ? पहले वाले सपोज तो इनिशियल वॉल्यूम वाज V0, सपोज यहाँ पर इसका वॉल्यूम था V0, ओके, तो इसका वॉल्यूम है V1। सो V1 कितना हुआ, V1 कितना हुआ, ओके, ये कैसे मालूम करें? ओके, इसको मालूम करने के लिए हमको थोड़ा बातों को डिटेल में समझना चाहिए। ओके, सो यहाँ पर वॉल्यूम कितना हुआ, देखो फिर से, जो भी सपोज इसका वॉल्यूम था V1, यहाँ पर फिर से मैंने टेम्परेचर को 1 डिग्री रेज कर लिया, तो वॉल्यूम फिर से क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ओके, अरे हाँ या नहीं? तो 1 डिग्री से 1 डिग्री सेंटीग्रेड से 2 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज हुआ था, तो वॉल्यूम फिर से इंक्रीज हो गया। वॉल्यूम क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हुआ था इसलिए वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ। तो मुझको ये निकलना है कि जब 0 से 1 डिग्री में आया तो कितना वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। तो यहाँ पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड में इनिशियल वॉल्यूम था V0, 1 डिग्री पर इनिशियल 1 डिग्री पर वॉल्यूम हुआ V1। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V1? तो V1 कितना इंक्रीज हुआ? पहले तो V0 पर कुछ ऐड हुआ होगा, तो V0 में कितना ऐड हुआ? तो V0 पे कितना ऐड हुआ कि 1/273 पार्ट ऑफ V0। ओके, सो यहाँ पर मैं एक स्टेटमेंट लिख लेता हूँ, इसको याद रखना। एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम ऑफ a given mass of gas increases or decreases by 1/273 part of its original volume। ओके, सो क्या ये बात आपको समझ में आ गया? सो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर प्रेशर यहाँ पर कांस्टेंट होगा, ओके, प्रेशर कांस्टेंट है, तो क्या होगा? द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस आइदर इंक्रीजेस, आइदर ये इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा। ओके, बाय 1/273 पार्ट्स इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। क्यों? किस कंडीशन? फॉर एवरी 1 डिग्री राइज और फॉल इन टेम्परेचर। ओके, अगर टेम्परेचर 1 डिग्री राइज हो रहा है तो वॉल्यूम का भी वैल्यू V0 से कुछ ना कुछ इंक्रीज होगा। कितना इंक्रीज होगा? इनिशियल वॉल्यूम जितना हुआ करता था उसका 1/273 पार्ट इंक्रीज हो जाएगा। तो इंक्रीज हुआ इसीलिए प्लस का साइन दिया हुआ है। ओके, V0 था इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम से कुछ तो पार्ट इंक्रीज हो रहा है इसलिए V0 प्लस समथिंग। सो व्हाट इज दैट समथिंग? ये इनिशियल वॉल्यूम का 1/273। सो 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने के लिए कितना होगा? 1/273। ओके, सो क्या ये बात आपको समझ में आ रहा है या नहीं? Yes, sir. Are you getting my Yes, sir. point, friends? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So can I erase it? Yes, sir. Very good. Thank you. So अगर टेम्परेचर थोड़ा और इंक्रीज कर लूं, ओके, सो दूसरा कंडीशन मैंने यहाँ पर ले रखा है यहाँ पर। ओके, सो ये था इनिशियल वॉल्यूम, ये था फाइनल वॉल्यूम, ये था इनिशियल वॉल्यूम, ये था इंक्रीज्ड वॉल्यूम। ओके, सो अगर 1 डिग्री से फिर से 2 डिग्री पे चला गया, सो V2 कितना आएगा? इनिशियल वॉल्यूम अभी क्या हुआ? 1 डिग्री पर इनिशियल वॉल्यूम क्या था? V1। तो 2 डिग्री पे वॉल्यूम क्या होगा? V2। सो V1 प्लस इतना, सो V1 प्लस 1/273 ऑफ V1। तो अकॉर्डिंग टू दैट स्टेटमेंट मैंने क्या लिखा था? एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाय 1/273 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू और ओरिजिनल वॉल्यूम फॉर 1 डिग्री राइज और फॉल इन टेम्परेचर। ओके, टेम्परेचर अगर टेम्परेचर राइज कर रहा है तो वॉल्यूम थोड़ा इंक्रीज होगा। कितना इंक्रीज होगा? इसका इनिशियल वॉल्यूम का 1/273। तो यहाँ पर इनिशियल वॉल्यूम है V1, तो V1 का 1/273 पार्ट इंक्रीज होगा या नहीं? यहाँ पर V1 का 1/273 पार्ट इंक्रीज होगा या नहीं? वेरी गुड। हाँ सर। तो इसको अच्छी तरह से समझना। अगर फिर से
क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि 0 से 2 डिग्री में चला गया, तो यहाँ पर V2 कितना हुआ? क्या ये आप मुझे बता सकते हैं? 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज करने के लिए इनिशियल वॉल्यूम का 1/273 पार्ट यूज हो रहा है। अगर 2 डिग्री सेंटीग्रेड राइज करना है तो कितना वैल्यू आएगा यहाँ पर? क्या वैल्यू इतना आएगा? V0 इनिशियल वॉल्यूम या V0 डिग्री सेंटीग्रेड में इनिशियल वॉल्यूम क्या हुआ करता था? V0, 2 डिग्री में V2, सो V2 कितना आएगा? V0 प्लस समथिंग, यहाँ पर टेम्परेचर का इंक्रीज हो रहा है इसीलिए प्लस का साइन दे रखा है यहाँ पर। सो V0 प्लस समथिंग, व्हाट इज दैट समथिंग? दैट थिंग इज इनिशियल वॉल्यूम क्या है? V0 का इनिशियल वॉल्यूम का 1/273 1 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए, फिर से 1/273 2 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए, तो कितना आ गया? 2/273 या नहीं? यस सर। क्या ये बात आपको Yes, समझ sir. में आया? ये बात समझ में आना जरूरी है। समझ में आया या नहीं? यस सर। हाँ सर। ओके, तो क्या मैं आपको ये सवाल पूछ सकता हूँ अभी? 0 डिग्री से अगर 5 डिग्री का सेंटीग्रेड में आना चाहिए मुझको। ओके, तो 0 डिग्री था, 5 डिग्री में चला गया टेम्परेचर। सो यहाँ पर V2 का वैल्यू कितना होगा? सो V5 का वैल्यू कितना आएगा? फटाफट बताइए मुझको। 5/273. V0 plus V0 से ऐड होगा 5/273 कितना? into V0. 1/273 5 टाइम्स, दैट मींस 5/273. 5/273। अरे हाँ या नहीं? सो 5/273। हाँ तो सर। ये बात आपको समझ में आ गया होगा शायद। ओके, यस सर। ओके। Yes, sir. सो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेनेशन करके दिखा रहा हूँ यहाँ पर कैसे हुआ। भी हमारा जो V प्रोपोर्शनल टू T आया था ना, इसका डेरिवेशन हम करने वाले हैं अभी। ओके, सो सपोज द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द गैस वाज V0. V0 was the initial volume, okay, at constant pressure. यहाँ पर क्या कांस्टेंट है? प्रेशर का वैल्यू कांस्टेंट ले लिया मैंने। ओके, तो सपोज V1 द वॉल्यूम, V1 is the volume at temperature T1. okay, so sorry, temperature T1. so similarly V2 will be equal to the volume at temperature T2 degree centigrade. Okay, so V1 is the volume at suppose 0 degree centigrade. Okay, तो यहाँ पर V1 का वैल्यू कितना आएगा? अगर 0 से T1 डिग्री का इंक्रीज हुआ है टेम्परेचर, सो V1 कितना आएगा? इनिशियल वॉल्यूम था V0, सो V0 प्लस 1/273 इंटू V0। ओके, सो 1 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए 1/273। सो यहाँ पर टेम्परेचर कितना राइज हुआ है? T1 डिग्री सेंटीग्रेड -0, दैट मीन्स T1 डिग्री सेंटीग्रेड का राइज हुआ है यहाँ पर। अरे हाँ या नहीं? सो इसीलिए क्या होगा? V1 का वैल्यू कितना आ जाएगा? It will be T1/273। क्या ये बात समझ में आ गया? Yes, sir. यस सर। ओके, सो फिर से यहाँ पर भी V0 है, अंदर भी V0 है। ओके, V0 को मैंने कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस T1 डिग्री सेंटीग्रेड बाय 273। ओके, am I correct? Yes, sir. यस सर। ओके, तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दैट इम्प्लाइज V1 विल बी इक्वल टू 273 1, क्या हो जाएगा? 273 प्लस T1 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी V0 इंटू डिवाइडेड बाई 273, will it be? यस सर। So V1 will be equal to V0 into, so T1 डिग्री सेंटीग्रेड added by 273, क्या हो जाएगा? Will it be convert to T1 by 273? So here T1 is nothing but it is the temperature in Kelvin scale. ओके, सो T1 क्या है यहाँ पर? T1 है टेम्परेचर केल्विन स्केल में। सो क्या ये बात आपको समझ में आ गया? सो V1 का वैल्यू कितना आया था? Yes, sir. सो V1 का वैल्यू कितना आ गया? सो दिस इज इक्वेशन 1, V1 will be equal to V0 into T1 by 273, where this T1 is the temperature in the Kelvin scale. Okay, so similarly 0 डिग्री सेंटीग्रेड से यहाँ पर T2 का डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट होना चाहिए।
यहाँ पर वॉल्यूम था V0, यहाँ पर वॉल्यूम वॉल्यूम होगा V2। ओके, अरे है या नहीं? तो व्हाट इज द वॉल्यूम V2? V2 विल बी इक्वल टू V0 में ऐड होगा, कितना ऐड होगा? V0 Two. का 1/273 पार्ट। किस 1/273 क्यों ऐड होना चाहिए? 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज करने के लिए। तो यहाँ पर T2 डिग्री सेंटीग्रेड राइज हो रहा है, तो क्या So ये वैल्यू 2 T2/273 होगा? Yes, sir. ओके, सो यहाँ पर V0 को फिर से कॉमन ले लेता हूँ। सो V0 कॉमन आएगा तो क्या होगा यहाँ पर? सो 1 प्लस T2 डिग्री सेंटीग्रेड डिवाइडेड बाई 273। अरे है या नहीं? सो इट विल बी इक्वल टू V0 इंटू 273 प्लस T2 डिग्री सेंटीग्रेड बाई 273। सो T2 का अगर 273 में ऐड कर लूं तो क्या होगा? सो V0 इंटू दिस विल बी कैपिटल T2 बाई 273 एंड हियर T2 इज द टेम्परेचर इन In केल्विन Kelvin scale. स्केल। अरे हाँ या नहीं? सो Yes, sir. हाँ सर। अगर तो ये क्या आया इसका वैल्यू? V2 का वैल्यू कितना आया? V2 का वैल्यू आया V0 इंटू T2 बाई 273। इसको इक्वेशन 1 ले लिया था, इसको इक्वेशन 2 ले लिया था। ओके, सो यहाँ पर V1 बाई V2 को देखेंगे। V1 व्हाट विल बी V1 बाई V2। सो V1 का वैल्यू कितना आया था? V0 इंटू T1 बाई 273। सो यहाँ पर डाल लेता हूँ V0 इंटू T1 बाई 273। ओके, सो V2 का वैल्यू क्या है? V0 इंटू T2 बाई 273। सो V0 इंटू T2 बाई 273 बाई 273। सो क्या यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो जाएगा? ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा या नहीं? सो V1 बाई V2 इज इक्वल टू T1 बाई T2। समझ में आ Yes, रहा है sir. स्टूडेंट्स? अगर V1 बाई V2 इज इक्वल टू T1 बाई T2, क्या मैं लिख सकता हूँ V1 बाई T1 इज इक्वल टू V2 बाई T2? T1 को इधर ले आया, T1 एंड V2 में के बीच में इंटरचेंज कर लिया। ओके, तो T1 चलेगा V2 के पास, V2 चलेगा T1 के पास। ओके, क्या हो गया? तो V1 बाई T1 इज इक्वल टू V2 बाई T2। अगर V1 बाई T1 इज इक्वल टू V2 बाई T2, तो क्या मैं लिख सकता हूँ V बाई T इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर V बाई T कांस्टेंट हो गया तो क्या ये हो सकता है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, क्योंकि V इज इक्वल टू क्या होगा? V इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर। तो उसका मतलब यह है कि V इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्या ये बात आपको समझ में पूरी तरह समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो आगे बढ़े, ग्राफ की तरफ चलें। Yes, sir. सो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सो पहला वाला ग्राफ B और T के बीच में कौन सा ग्राफ आएगा? ऐसे वाला, ऐसे वाला, ऐसे वाला या ऐसे वाला? ये A B C D कौन सा ग्राफ आएगा? मैथमेटिकली सॉल्व करो। हमको हमारे पास ये जो ग्राफ करने के लिए टाइम नहीं है। ओके, सो मैथमेटिकल हिंट्स को यूज करो। तो वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में तो क्या लिखा है? हमको क्या मालूम है? वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सो V इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर। तो यहाँ पर V लिखा रखा है y एक्सिस में, T को लिख रखा है मैंने x एक्सिस में। T के साथ समथिंग मल्टीप्लाई हो रहा है, तो y इज इक्वल टू mx। यहाँ पर C तो नहीं है, तो यहाँ पर C नहीं। ओके, तो ये ग्राफ है y इज इक्वल टू mx का। तो y इज इक्वल टू mx का ग्राफ कौन सा होगा इन चारों में से? कौन सा होगा? ये वाला ग्राफ है y इज इक्वल टू माइनस mx प्लस c का। ये वाला ग्राफ है y इज इक्वल टू प्लस mx प्लस c का। ये वाला ग्राफ है y इज इक्वल टू कांस्टेंट का। तो ये ग्राफ है क्या किसका आएगा? y इज इक्वल टू ms का। ओके, इन चारों चीजों को आपको मालूम रखना है, हमेशा याद रखना है स्टूडेंट्स। ओके, सो देखो फिर से भी उसके बाद भी मैंने आपको यहाँ पर लिख रखा हूँ कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अरे है नहीं? तो वॉल्यूम ज्यादा होगा तो अगर हाई टेम्परेचर में वॉल्यूम भी ज्यादा आएगा। अगर टेम्परेचर थोड़ा कम कर लूँ तो इस फर्स्ट पॉइंट पे ये वाला प्लॉट आ गया, यहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा कम कर ली तो वॉल्यूम भी थोड़ा कम हो जाएगा। तो सेकेंड प्लॉट यहाँ पर आ गया। तो
थर्ड पॉइंट में टेम्परेचर को थोड़ा और कम कर ली, तो टेम्परेचर को थोड़ा और कम कर लूँ तो क्या होगा, वॉल्यूम भी थोड़ा कम हो जाएगा। तो अगर वॉल्यूम थोड़ा कम हो गया तो ये प्लॉट यहाँ पर आ जाएगा। ओके, फिर से टेम्परेचर का कम कर लूँ तो ये वाला जो लाइन जो आ रहा है, ये लाइन हमारा क्या होगा, v वर्सेस t का लाइन होगा। तो व्हेन द ग्राफ विल बी एक्सट्रापोलेटेड, अगर नीचे की तरफ खींचेंगे इस ग्राफ को तो ये ओरिजिन को टच करेगा। ओके, सो ये y इज इक्वल टू mx प्लस y इज इक्वल टू ms का ग्राफ हो रहा है यहाँ पर। ओके, ये किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू mx y का। is equal to mx. ओके, सो चलो देखते हैं। तो यहाँ पर तो टेम्परेचर का वेरिएबल होता है, तो प्रेशर कांस्टेंट, कौन सा प्रेशर होता है, प्रेशर यहाँ पर कांस्टेंट होता है। तो जो चीज कांस्टेंट है यहाँ पर उसी का वेरिएशन देख लेते हैं। ओके, तो हाई प्रेशर में क्या होगा, लो प्रेशर में क्या होगा। ओके, सो देखो प्रेशर को टर्म को आइसो बार, इसको कहते हैं आइसो बार। आइसो जैसे कि बॉयल्स लॉ में आइसोथर्म के बारे में पढ़ रहे थे, यहाँ पर हम पढ़ेंगे आइसो बार के नाम पर। तो आइसो का मतलब है, आइसो का मतलब क्या हुआ, सेम। यहाँ पर बार का मतलब हुआ प्रेशर। सो अगर प्रेशर कांस्टेंट रखकर, अगर कांस्टेंट प्रेशर में कोई ग्राफ आप ड्रा कर रहे हैं किसी दो वेरिएबल के बीच में, सो उसको हम आइसो बार कहेंगे। ओके, सो द ग्राफ्स बिटवीन द वॉल्यूम एंड टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर आर कॉल्ड एज आइसोबार्स। ओके, सो यहाँ पर प्रेशर ज्यादा होगा तो ग्राफ नीचे की तरफ आएगा, अगर प्रेशर कम होगा तो ग्राफ ऊपर की तरफ आएगा। तो इसको हमको याद रखना है। सो सपोज दिस वन इज द प्रेशर P1, दिस इज P2, दिस इज P3। ओके, तो हियर P1 इज ग्रेटर देन P2 एंड P2 इज ग्रेटर देन P3। सो क्या ये बात आपको याद रहेगा? Yes sir. ओके, सो चलते हैं दूसरे ग्राफ की तरफ। तो यहाँ पर V वर्सेस T डिग्री सेंटीग्रेड में है। देखो यहाँ पर तो पिछले वाला केल्विन में वो ले करते थे, यहाँ पर डिग्री सेंटीग्रेड में। तो डिग्री सेंटीग्रेड में ये कहाँ पर टच करेगा, तो देखो हमको क्या, आपको ये बात समझ में आ रहा है कि V प्रोपोर्शनल टू T कौन से स्केल में है ना, केल्विन स्केल में है। अरे हाँ या नहीं? तो अगर ये डिग्री सेंटीग्रेड में हो जाए ये दैट मीन्स यू नो दैट V प्रोपोर्शनल टू T का मतलब यहाँ पर अगर केल्विन का स्केल होता तो ये 0 से शुरू होता। अरे हाँ या नहीं, 0 से शुरू होता। तो अगर डिग्री सेंटीग्रेड में हो, डिग्री सेंटीग्रेड में 0 केल्विन कितना डिग्री सेंटीग्रेड होगा, हाउ मेनी डिग्री सेंटीग्रेड, 0 केल्विन इज इक्वल टू डैश डिग्री सेंटीग्रेड। अरे बताओ, तो x डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 0 केल्विन, उसका मतलब x प्लस 273 इज इक्वल टू 0 केल्विन। दैट मीन्स x डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू माइनस 273 केल्विन। ओके, सो यहाँ पर माइनस 273 केल्विन अगर ले लिया मैंने, डिग्री सेंटीग्रेड ले लिया मैंने, तो उसका वैल्यू कितना आएगा, उसका वैल्यू आएगा 0 डिग्री और 0 केल्विन। ओके, अरे बात को समझ में आया या नहीं? Yes sir. सो Yes. यहाँ पर अगर टेम्परेचर वैसे ही ग्राफ प्लॉट किया मैंने, तो वो ग्राफ कहाँ पर मीट करेगा, हमेशा माइनस 273 में मीट करेगा। ओके, सो क्या ये ग्राफ आपको समझ में आ गया? जैसे बॉयल्स लॉ का Yes sir. केल्विन स्केल में होता था वैसा ही है, लेकिन यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, स्टार्टिंग पॉइंट है माइनस 273। ओके, सो एक्स एक्सिस को माइनस 273 में ही टच करेगा। ओके, तो देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ यहाँ पर कि ये दोनों ग्राफ को थोड़ा कंपेयर करो। ये टी केल्विन का स्केल में है, ये डिग्री सेंटीग्रेड में है, ये भी 0 से शुरू हो रहा है, ये भी माइनस 273 से शुरू हो रहा है। क्या ये दोनों ग्राफ सेम है या डिफरेंट? ग्राफ में कोई अलग दिख रहा है क्या? ग्राफ तो सेम है लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंट है, क्योंकि डिग्री सेंटीग्रेड का वैल्यू केल्विन के वैल्यू से अलग होता है। ओके, क्या ये बात आपको समझ में आ गया? सर फिर से थोड़ा Yes, sir. सो देखो यहाँ पर केल्विन का 0 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब क्या हुआ, 273 केल्विन। तो माइनस 273 केल्विन का मतलब हो गया माइनस 273 प्लस 273 इज इक्वल टू 0 केल्विन। अरे है या नहीं? तो 0 का मतलब Yes sir. अगर डिग्री सेंटीग्रेड, सो डिग्री सेंटीग्रेड को अगर केल्विन में कन्वर्ट करना है तो हमको 273 का ऐड करना है।
तो 0 केल्विन, जिस टेम्परेचर का 0 केल्विन, जहां पर केल्विन स्केल में 0 आ रहा है, अगर उसको हम, ये ग्राफ को मैंने यहाँ पर T का वैल्यू केल्विन से अगर डिग्री सेंटीग्रेड में मैंने कन्वर्ट कर ली, तो ये ग्राफ थोड़ा ऐसे दिखेगा, क्योंकि जो स्टार्टिंग पॉइंट 0 से हो रहा था यहाँ पर, वो स्टार्टिंग पॉइंट आ जाएगा -273 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि यहाँ पर जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो 0 केल्विन था, तो वहां पर उसका वैल्यू हो जाएगा 0 केल्विन इक्वल टू -273 डिग्री सेल्सियस। ओके, सो क्या ये समझ हाँ में आ सर। गया? हाँ सर। ओके, सो देखो बराबर हो गया ना, तो ग्राफ को इधर 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 शिफ्ट कर लो तो हो जाएगा या नहीं? तो ग्राफ यहाँ पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड में था, अगर मैं हाँ 0 सर, डिग्री समझ में सेंटीग्रेड से शुरू कर रहा हूँ तो मुझको दिक्कत हो रहा है। अगर मैं -273 से ओरिजिन को -273 लूँ तो क्या दिक्कत होगा क्या? ओरिजिन को मैंने 0 इसलिए ले रखा है कि मैंने एज्यूम किया है ओरिजिन 0। अगर मैं ओरिजिन को थोड़ा शिफ्ट कर लूँ, -270 तक ले जाऊं, तो ये ग्राफ आइडेंटिकल होगा या नहीं? यस सर। ओके, यस, वेरी गुड। एक और ग्राफ के बारे में आपको मैं बात करना चाहता हूँ। ओके, तो प्लॉट द ग्राफ बिटवीन V/T एंड V ग्राफ विल बी A, B, C, D। ओके, तो इसका सही जवाब क्या होगा? V/T और V के बीच में अगर ग्राफ प्लॉट करूं तो वो ग्राफ कैसे दिखेगा? A की तरह या B की तरह या C की तरह या D की तरह? What will be the nature of the graph? ऑप्शन है ऑप्शन A, सर बी। D, ये वाला? सर अभी तक डाउट में हूँ। अभी थोड़ा डाउट में so हो? option A. Yes, this is the right answer. क्योंकि you know that V proportional to T, that implies V is equal to some constant into T. That means V/T is equal to constant. तो ये वाला लिख रखा है y एक्सिस में, तो y is equal to constant, तो y is equal to constant का वैल्यू है ये। तो V चाहे जो V का वैल्यू था, जितना बड़ा हो या जितना छोटा, V/T को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ओके, सो V/T will be a straight line parallel to the V axis, is not it? यस So, सर। थोड़ा Yes, sir. इंटेलिजेंट वाला सवाल पूछ रहा हूँ अभी। ओके, ये तो सिंपल था, क्वेश्चन था जो OUT में आया था। ओके, तो थोड़ा नीट लेवल का क्वेश्चन आपको पूछ लेता हूँ। ओके, Sir D. इतना आसानी से जी। कैसे कर लिया बेटा? ये वाला क्वेश्चन नीट का है। ओके, तो थोड़ा सोचे समझकर आंसर दे दो। बोलो बोलो बोलो, क्या आंसर Sir, डी all of this. है? नहीं नहीं, गलत आंसर, डी तो गलत आंसर है। सही आंसर क्या होगा? सर बताओ। बी डी। बी सर सी। सी। Sir, C. यहाँ पर आंसर ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है, इसलिए आंसर हुआ डी। ओके, तो मेरा काम ही कंफ्यूज करना, मेरा काम है आपको कंफ्यूज करना, आपका काम है कंफ्यूज नहीं होना। ओके, सो मैं तो आपको कंफ्यूज ही करेगा। ओके, सो यहाँ पर पी भी कांस्टेंट है बॉयल्स लॉ में, पी भी कांस्टेंट, सो पी भी और पी के बीच में ग्राफ ड्रा करो तो ऐसा आएगा, पी चाहे जितना भी वैल्यू हो जाए, पी भी का वैल्यू सेम रहेगा। ओके, तो यहाँ पर V/T कांस्टेंट है या नहीं? तो यहाँ पर टी का वैल्यू जितना भी चेंज हो, V/T तो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। तो यहाँ पर पी वर्सेस पी का वैल्यू भी ऐसा ही। ओके, सो ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट, all these above things are correct. Okay, so write down this numerical. On a ship sailing in Pacific Ocean where the temperature is 23.4 degrees centigrade, a balloon is filled with 2 liter air
what will be the volume of the balloon when the ship reaches at Indian Ocean, where the temperature is 26.1 degree centigrade. So ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया या नहीं? On a ship sailing the Pacific Ocean, in Pacific Ocean, where the temperature was this much, to 23.4 degree centigrade, a balloon is filled with 2 liter air. तो टेम्परेचर इतना था, तो वॉल्यूम हुआ इतना. What will the volume of the balloon when the ship reaches at the Indian Ocean? तो जब इंडियन ओशन में आ गया तो टेम्परेचर 23.4 डिग्री से 26.1 डिग्री में इंक्रीज हो गया. सो ये हमारा T2. सो मुझको पूछा गया है V2 का वैल्यू कितना होगा. क्या आप कैलकुलेशन कर सकते हैं? तो यहाँ पर V1 कितना आया? 2 लीटर. T1 कितना दे रखा है? 23.4. तो इसको हम केल्विन में कन्वर्ट करना है. तो 23.4 प्लस 273 which will be equal to 296.4 केल्विन. ओके, बात समझ में आ रहा है या नहीं? तो वैसे ही Yes, sir. हमको T2 दे रखा है 26.1 डिग्री सेंटीग्रेड. तो इसको भी हम केल्विन में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से जब भी टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में दिया होगा आपको पहला काम करना है कि डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करना है. ओके, तो T2 will be equal to कितना आ जाएगा? 299.1 केल्विन. ओके, सो हमको V2 पूछा गया. तो V2 का वैल्यू कितना होगा? So V2 according to Charles law, you know that V1 by T1 is equal to V2 by T2. So वैल्यू पुट कर लो, तो यहाँ पर V2 का वैल्यू निकाल लो. तो V2 कितना आ जाएगा? V2 आ जाएगा 2 into 299.1 by 296.4. तो इसको सॉल्व करूँ तो वैल्यू आ जाएगा 2.018 लीटर. ओके, क्या ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Any question, students? No, sir. ओके, सो ये दूसरा वाला क्वेश्चन आपके लिए, आपको ये घर में सॉल्व करना है. At constant atmosphere pressure, 2 moles of oxygen gas at 298 Kelvin occupies 49 decimeter cube volume. So what will be the volume of the same amount of oxygen at constant pressure at 400 Kelvin? Okay, क्या क्वेश्चन आपने लिख लिया? Yes, sir. ओके, ये तीसरा वाला क्वेश्चन. A flask has a volume of 0.25 decimeter cube. So what volume of air will be displaced from the flask if it has heated from 300 Kelvin to 360 Kelvin? तो इनिशियल वॉल्यूम उसका था 0.25 डेसीमीटर क्यूब. ओके, सो कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा अगर टेम्परेचर 300 डिग्री से 300 केल्विन से 360 केल्विन तक हीट किया जाएगा. ओके, सिस्टम को. तो क्वेश्चन समझ में आ गया? तो यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है. समझ में आ गया? Yes, sir. MCQ questions for you. Okay, according to Charles law, at constant pressure क्या होगा? कौन सा वैल्यू सही है? Option A. ऑप्शन ए वाला. तो ठीक है. तो दूसरा क्वेश्चन, इन आइसोबैरिक प्रोसेस which one is correct? D. Iso means same or constant, bar means Sir, pressure. D. Okay, so option D, B sir. will be correct. Okay, here pressure isobar का मतलब क्या हुआ? प्रेशर का वैल्यू कांस्टेंट आ जाएगा यहाँ पर. ओके, सो यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट लेकर ही काम किया जाता है. ओके, आज के क्लास में कुछ दिक्कत है क्या? Any doubts from this class? No, sir. Any doubts? No, sir. Okay, No, sir. so your KTC exam will be at 23rd. Okay, and the mock test will be held on 21st. Okay, 23rd को याद रखना बच्चों, KTC का एग्जाम. Okay, and we will discuss about the question in my next class. Okay, so मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को. So again, Thank I you, sir. thank you all on behalf of. Thank you, sir. So thank you. See you in the next class.